पिछले क्लास में हम लोग 3D पढ़ रहे थे। 3D में हम लोगों ने लास्ट में देखा था डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट उसके बारे में जानेंगे। तो लिखिए डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो को ही हम लोग डायरेक्शन नंबर बोलते हैं। डायरेक्शन नंबर, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DRS बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस S। क्या है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन नंबर? इफ 3 नंबर A, B, C are proportional to actual TC's LMN of a line, then this is known as direction ratios। DRS ब्रैकेट में से बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो को, या डायरेक्शन नंबर। समझा जाए डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। 3 नंबर A, B, C, यदि वो तीनों नंबर वास्तविक एक लाइन का जो वास्तविक डायरेक्शन कोसाइन जो होता है LMN, यानी उस लाइन का जो वो लाइन जो 3D में लाई करता है, जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में cos अल्फा, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में cos बीटा, z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में cos गामा जो एंगल बनाता है, यदि ये तीनों नंबर उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल हो, समानुपात हो, तब वो जो नंबर तीनों जो आता है उसी नंबर को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। देखिए डायरेक्शन रेशियो को यहाँ पर पूरा डिटेल कर रहे हैं। जैसे A आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के, B प्रोपोर्शनल हो जाएगा M के, और C प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका N के। ठीक है, आप जानते हैं फिजिक्स में भी ये बात पढ़े हुए कि जब प्रोपोर्शनलिटी से हम लोग कांस्टेंट में आते हैं, तो जब प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल में आता है तो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट KL ले लेते हैं। अरे AL is directly proportional to B is directly proportional to M, C is directly proportional to N। यही चीज को तो हमने स्टेटमेंट के रूप में लिखा है। B इक्वल टू KM, प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल में आते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। C इक्वल टू KN। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए ध्यान देना, यहाँ से आपका A/L बराबर कितना आ जाएगा K, फिर यहाँ से B/M इक्वल टू कितना आ जाएगा K, फिर यहाँ से C/N इक्वल टू कितना आ जाएगा K। आप देखें कि तीनों जो है A/L, B/M, C/N वो एक कांस्टेंट के बराबर है, और वो कांस्टेंट जो है तीनों के लिए इक्वल है, तीनों के लिए एक ही है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N, और वो कोई कांस्टेंट K के बराबर, ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, A/L कांस्टेंट के बराबर आएगा ही, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल होगा। जब तीनों K के बराबर है, ये इंडिविजुअली K के बराबर है, ये भी इंडिविजुअली K के बराबर है, ये भी इंडिविजुअली K के बराबर है, तीनों आपस में भी बराबर होगा क्योंकि तीनों K के बराबर होगा। A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। हम लोगों ने 3 चीज प्रोपोर्शनल में है, तो एक हमने प्रॉपर्टी लगाया। बताइए तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, बताइए तो आप, तो हम चेक करते हैं। कोई बताइए कौन सा प्रॉपर्टी लगाया। यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी लगाया, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्रॉस रेशियो एंड रेशियो प्रपोर्शन
रेशियो प्रपोर्शन, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं कि तीन चीज यदि प्रोपोर्शनल में है तो तीनों के स्क्वायर का जो सम लेते हैं और उस पर जो रूट लगा देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, वो इसी चीज के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस रेशियो, रेशियो प्रोपोर्शन कहते हैं। आपको समझ में आया? बहुत सही। आगे देखिए, अब पढ़े कि कोई भी लाइन के लिए जो उसका डायरेक्शन कोसाइन जो होता है एल एम एन, वो उसका जो स्क्वायर होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर, तो तीनों को जो जोड़ते हैं तो एक के बराबर होता है। इस चीज को हम लोग प्रूव भी किए हुए हैं, वो यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ, आप देख सकते हैं उसको। a बाई एल इक्वल टू बी बाई एम इक्वल टू सी बाई एन, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, बता चुके हैं। यानी a बाई एल इक्वल टू बी बाई एम इक्वल टू सी बाई एन होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, ये चीज इसके बराबर भी होगा, ये चीज इसके बराबर भी होगा, ये चीज इसके बराबर भी होगी, इंडिविजुअली बराबर होगा। यानी फाइनली a बाई एल आपका कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, फिर बी बाई एम कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, और उसी प्रकार से आपका सी बाई एन भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं। एल बराबर कितना आ जाएगा आपका? एल बराबर का कितना आ जाएगा भाई साहब? एल बराबर आपका आ जाएगा ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली बी बराबर कितना, एम बराबर कितना आ जाएगा आपके यहाँ से, इस चीज से एम के बराबर कितना आ जाएगा आपका? बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ से आपका एन बराबर कितना आ जाएगा? सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो लाना था कि 3 नंबर यदि आपको पता है, 3 नंबर यदि आपको ABC यदि आपका कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तो आप डायरेक्शन रेशियो से आप डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। कैसे? उस नंबर को ऊपर लिखिए और जो तीनों नंबर है उसके स्क्वायर के जोड़ के रूट कर दीजिए, तीनों में ही कर दीजिए। एल बराबर इतना, एम बराबर इतना, एन बराबर इतना। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा से। यहाँ तक समझ गए भाई? बहुत सही, बहुत सही। चलिए, डायरेक्शन रेशियोज, तो कुछ बात को नोट करके लिखना है। पहला नोट कि इफ यदि ABC आर डायरेक्शन रेशियोज को ऐसे लिखते हैं, DR पोस्ट ऑफिस एस मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज, जो आपको भी हम पहले बताए हैं। यदि ABC जो है एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तब इसका डायरेक्शन कोसाइन, देन इट्स DC स्टैंड फॉर डायरेक्शन कोसाइन, तब इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा? R। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा A बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो एल के बराबर होता है, यही तो एम के बराबर होता है, यही तो एन के बराबर होता है। देखिए ना यार, एल बराबर 20, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इक्वल टू सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो आपका आता है। समझ गए? दूसरा बात लिखिएगा, इफ
ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, देन तब के ए, के बी, के सी आर ऑल्सो इट्स डायरेक्शन रेशियोज। समझा जाए इसका मतलब, यदि ए बी सी कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, मान लीजिए कि 2, 3, 4 आपका कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। अब इस तीनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मानिए आप कोई सेम नंबर से -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2, -3, -4, तब ये जो आएगा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीनों नंबर आएगा, तो उस समय भी उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा, उस समय भी उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा ही होगा। इसके ये मतलब हुआ कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता है, जबकि एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इट मीन्स, इसके ये मतलब हो गया कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन इज नॉट यूनिक। एक लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो यूनिक नहीं होता है। और तीसरा नोट में आप लिखिएगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं आर कैप बराबर आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यानी आर वेक्टर मान लीजिए आपका कितना है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ठीक है। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, √x² प्लस y² प्लस z², यही आता है। कोई वेक्टर के यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर का लिखते हैं तो ये करते हैं, वेक्टर आया बार उसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछे कि बताइए आप डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो आर कैप वेक्टर का, आर कैप वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आप बताइए, तो आप फौरन बोलिएगा क्या, x, y, z। लेकिन वही आपसे पूछे कि इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताइए, यानी आर कैप वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो क्या हो जाएगा, x बाय √x² प्लस y² प्लस z², y बाय √x² प्लस y² प्लस z², z बाय √x² प्लस y² प्लस z²। समझ गए? अरे यार, ये जो √x² प्लस y² प्लस z² है, ये तीनों का प्लस में है तो तीनों का कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। तो जो कोफिशिएंट होगा वेक्टर का, आई कैप वेक्टर का जो कोफिशिएंट x है, y वेक्टर का कोफिशिएंट y है, सॉरी जे वेक्टर का कोफिशिएंट y है, के वेक्टर का कोफिशिएंट z है, तो उसका जो कोफिशिएंट आता है वही तो डायरेक्शन रेशियो होता है, वही तो नंबर है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। उसके आगे बढ़ते हम लोग। बहुत सही, बहुत सही। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए बात पर, आगे हम पढ़ेंगे अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि कोई लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट में दो आपका क्या होता है, स्टॉप पॉइंट होता है, दो एंड पॉइंट होता है। मान लीजिए कि आपका ए बी क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है, इसका वन एंड ए हो गया, इसका दूसरा एंड बी हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट 3D पढ़ रहे हैं तो x1 y1 z1 है, और बी का कोऑर्डिनेट 3D में x2 y2 z2 है। ठीक है,
अब वेक्टर में आइए, बिंदु का आपको दिया हुआ है, इसके क्या मतलब, पोजीशन वेक्टर। बिंदु का दिए रहना उसके क्या मतलब हुआ, पोजीशन वेक्टर, मतलब वहां पर ओरिजिन लाई कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ओरिजिन लाई कर रहा है। बिंदु का दिए रहना मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी जरूर। देखिए बिंदु का दिए रहना ए वेक्टर दिया हुआ है, मतलब बिंदु आपको दिया हुआ यानी पोजीशन वेक्टर, यानी जरूर वो ओरिजिन से पास करेगा। पोजीशन वेक्टर दिए रहना मतलब वो जरूर ओरिजिन से पास करेगा। देखिए तो ये भी वेक्टर ओरिजिन से पास किया और ये भी वेक्टर भी ओरिजिन से पास किया, यानी बिंदु का दिए रहना मतलब ओरिजिन वेक्टर। यानी आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये से ओ ए की ओर हो जाएगा, यहाँ ओ बी की ओर हो जाएगा, ये ए बी की ओर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ओ बी वेक्टर लिख सकते हैं वेक्टर की शक्ल में, x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर। ओ बी वेक्टर आप लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर प्लस z2 k वेक्टर। ठीक है, इस ट्रायंगल में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा दीजिए। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने का शर्त आपको पता होगा, ओ ए वेक्टर। देखिए दो वेक्टर को जोड़ना है, कौन दो वेक्टर को जोड़ना है, जिसका हेड टेल से जुड़ा हुआ हो। ये इसका हेड हुआ, ये इसका टेल हुआ, ये इसका हेड हुआ, ये इसका टेल हुआ, ये दो कंसेक्यूटिव हेड टेल वेक्टर जुटा हुआ हो। देखिए तो ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या हुआ, टेल हेड और फिर हेड टेल, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। दो वेक्टर का हेड टेल एक ही डायरेक्शन में हो, यानी दो, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको एक साथ जोड़ेंगे और जो तीसरा बचेगा उसको बराबर उसके लिख देंगे। देखिए तो ओ ए वेक्टर इधर गया, फिर इसी के डायरेक्शन में इधर मुड़ेगा तो फिर ए बी वेक्टर है, और फिर ओ बी वेक्टर तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी ओ बी वेक्टर का डायरेक्शन जो नहीं मिला तो उसके इक्वल लिख दिए। ठीक है, यहाँ से आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, बहुत सही। ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर को आप क्या बोल सकते हो, x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर प्लस z2 k वेक्टर। ठीक है, माइनस ओ ए वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर। आपको लग रहा होगा कि आई जे के तो यूनिट वेक्टर है तो हमें कैप चढ़ाना चाहिए, तो एक बात ध्यान में रखिए कि यूनिट वेक्टर के टर्म में आप वेक्टर लगाइए या कैप लगाइए, दोनों बात एक ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड जब कीजिएगा तो वन ही आना है। ठीक है, अब आपको क्या आ जाएगा भाई, अब आपका यहाँ से ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j वेक्टर z2 माइनस z1 k वेक्टर। समझ गए। अब देखिए तो आई जे के का मैग्नीट्यूड कितना आया, देखिए तो यहाँ पर i का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, x2 माइनस x1, यहाँ पर y वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, y2 माइनस y1, यहाँ पर k वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, z2 माइनस z1। क्या साबित हुआ, ये तीनों क्या हो गया, यानी ए बी वेक्टर का, यानी ए बी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो हो गया। यानी आप लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया, आर x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 आ गया। देखिए तो ये सब जितना बता रहे सब प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको ध्यान से लिखिए। बहुत सही, तो क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग अब।
लिख लीजिए आप लोग। आगे हम लोग को अब पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी of two lines when direction ratios are given। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन और दो लाइन के पैरेलल होने का कंडीशन पढ़ा था जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ था। लेकिन अब क्या है, दो लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो दे देगा। अब कहेगा कि कंडीशन निकाले पैरेलल और परपेंडिकुलर होने का शर्त। उसने आपको क्या कहा, दो लाइन लिया आपने, ए लाइन ए बी है और दूसरा लाइन आपका क्या है, सी डी है। इस दोनों लाइन का उसने आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है। क्या है, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका है A1 B1 C1 और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दे दिया आपको, या इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको दे दिया A2, B2, C2। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि दोनों लाइन के पैरेलल होने का या परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन है। आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं हम लोग ए बी का। अच्छा, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1। क्या करेंगे, A1 ऊपर करेंगे, ठीक है, बाय तीनों के स्क्वायर का जोड़ ऊपर से रूट लगा देंगे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, कॉमा B1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब नीचे लिख देते हैं इसका C1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। समझ गए, ठीक है। इस लाइन ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो A1 B1 C1 था, इसके मदद से हम लोगों ने ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। कितना आ गया, A1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, B1 बाय दिस C1 बाय दिस। अब इस लाइन का हम लोग डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है। अब इस लाइन का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CD अपन का कितना आ जाएगा भाई, A2 बाय अंडर रूट कितना, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, कॉमा B2 बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, C2 बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब आपको दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता है। आप एक चीज जानते हैं कि नहीं, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने का शर्त आपने क्या पढ़ा था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ठीक, यही तो पढ़ा था आपने। अब देखिए, इस लाइन के लिए L1 ये हो गया, M1 ये हो गया और N1 C1 बाय दिस हो गया, और इस लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन L2 A2 बाय दिस हो गया, M2 दिस हो गया, N2 दिस हो गया। तीनों का मान यहाँ पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L1 की जगह A1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर
प्लस C1 स्क्वायर इंटू L2 की जगह क्या बैठाना है, ये L2 की जगह ये बैठाना है A2 बाय दिस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस M1 की जगह क्या बैठाना है B1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू और M2 की जगह क्या बैठाना है B2 बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कॉमा सॉरी प्लस 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 N1 की जगह क्या बैठाना है C1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और N2 की जगह आपको क्या बैठा देना है C2 बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देना है 0। देखिए तो तीनों का एलसीएम यही आएगा A1 बाय A2 प्लस B1 बाय B2 प्लस C1 बाय C2। हम ऊपर मिटा सकते हैं भाई, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। चलिए ऊपर मिटा देते थोड़ा सा। आपका कितना आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, यानी फाइनली आपको कितना आ जाएगा A1 बाय A2 प्लस B1 बाय B2 प्लस C1 बाय C2 इक्वल टू 0। दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का शर्त डायरेक्शन रेशियो में ये है और डायरेक्शन कोसाइन में ये है। डायरेक्शन कोसाइन में दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 है और डायरेक्शन रेशियो में या डायरेक्शन नंबर में दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का शर्त A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है। उसी प्रकार से दो लाइन के पैरेलल होने का शर्त अब हम प्रूव नहीं करेंगे, एक आप कर लीजिएगा। दो लाइन के कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के समांतर होने का कंडीशन क्या था, दो लाइन के पैरेलल होने का कंडीशन क्या था, क्या चीज में भाई, डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में आपका क्या था L1 L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू N1 बाय N2, ठीक है। उसी प्रकार से डायरेक्शन रेशियो में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो में ठीक क्या हो जाएगा A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। कुछ नहीं करना है, आपको समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आया, तो L1 की जगह A1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रखना है और A2 की जगह A2 की जगह आपको क्या रखना है A2 की जगह आपको A2 अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रखना है। L1 L2 की जगह ये सब रख देना, आपको यही मिल जाएगा एग्जैक्टली। एक हम परपेंडिकुलर वाला करके दिखा दें, पैरेलल वाला कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। L1 की जगह आपको, अरे यार L1 की जगह आपको क्या रखना है A1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। उसी प्रकार से M1 की जगह B1 अंडर रूट दिस और N1 की जगह C1 अंडर रूट दिस और L2 की जगह क्या रखना है आपको, बस कुछ नहीं करना है A2, आपको L2 की जगह क्या रखना है A2 बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रख देना है, बस आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, आप लोगों ने जब यहाँ तक जो पढ़ा है उसको हम रिकैप कर देते हैं, मतलब एक जगह हम लिख देते हैं, एक जगह क्या कर देते हैं लिख देते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, रिकैप। पहला, इफ A B C are
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, यदि ABC लाइन का डायरेक्शन रेशियो है देन तब इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा भाई, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे आप एल बोलते थे, ये एम है, ये एन है, ठीक है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस थीटा बराबर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना, कितना आया था दो लाइन के बीच का एंगल, कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तीसरा, इसी का साइन थीटा यदि हम लिखे तो कितना आया था आपका, अंडर रूट L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चौथा बात, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या था, L1 L2 प्लस, थोड़ा सा बाद में ही दिया, जाहिर बाद में ही, डिस्टर्ब नहीं कर भी। दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। 5 नंबर में कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ, ये था डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, ये था डायरेक्शन रेशियो के टर्म। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के पैरेलल होने का शर्त क्या था, डायरेक्शन कोसाइन की बात करें उसमें L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू N1 बाय N2, और डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो कितना था, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। आगे 5वां पॉइंट हुआ, 6ठा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। छठा पॉइंट में लिखिएगा कि आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होता है, ठीक है। यदि आर कोई वेक्टर है, आर कैप यदि एक्स आई वाई जे और जेड के है, तो उसमें आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पता करना हो। जैसे आर वेक्टर आपका एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस Z1 के वेक्टर आ गया, एक्स वाई जेड ही लीजिए, बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर तक आ रहा है भाई, आ रहा है। तो इसमें यदि आपको डायरेक्शन रेशियो देखना हो तो एक्स वाई जेड आएगा।
आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर के कॉफिशिएंट आएगा, लेकिन आपको डायरेक्शन कोसाइन देखना हो तो आपका x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, y बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और z बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सातवां देखिए, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास ए बी, ये x1 y1 z1 है और बीच में कॉमा लगा देते हैं, और b जो है x2 y2 z2 है। ठीक है, इस ए बी लाइन सेगमेंट का यदि आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछे, यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, कि भाई ए बी का डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए, कितना जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सबको एक जगह नोट कर लीजिए अच्छा से, जितना हम 3D पर लेक्चर लिए हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। और यदि ए बी का डायरेक्शन कोसाइन पता करना हो तो इसका बाय अंडर रूट तीनों के स्क्वायर का रूट लगा लीजिए, फिर नीचे y2 माइनस y1 भी वही करना है, z2 माइनस z1 में भी वही करना है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में बातें आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत लास्ट है, एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो, वो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन whose direction cosine are given। एक लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन, एक लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है एक लाइन पर, जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है, समझ आ जाए। मानिए कि ये कोई लाइन है, ए बी नाम का आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, और कोई लाइन सेगमेंट सी डी है। लाइन और लाइन सेगमेंट में समझते हैं, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसे इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है। मान लीजिए कि कोई ये क्या है, मान लीजिए कि आपका ये जो है कोई आपका लाइन सेगमेंट है, सी डी जो है आपका लाइन सेगमेंट है, तो इस सी डी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना है लाइन ए बी पर। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए कि x1 y1 z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। अरे स्पेस में है तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा ही। अब आपको क्या करना है, ये जो सी डी है इसको प्रोड्यूस करना है, इसको आगे बढ़ाइए, आगे प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रोड्यूस करने पर ए बी लाइन के जी पॉइंट पर टच किया, बहुत सही। सी से और डी से, दोनों से ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मान लीजिए आपने परपेंडिकुलर सी पॉइंट से ए बी पर एम डाला, और डी पॉइंट से आपने ए बी पर परपेंडिकुलर एन डाला। ओके, अब सी पॉइंट से डी एन पर परपेंडिकुलर डालना आपको, सी पॉइंट से डी एन पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, कितना, पी डाल दीजिए। और मान लीजिए कि ए बी को जो प्रोड्यूस किए हैं जी पॉइंट तक, वो लाइन जो है ए बी लाइन के पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव नहीं बोल सकते, ए बी लाइन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। यदि ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो जाहिर सा बात है ये भी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो सी डी लाइन का प्रोजेक्शन हमने निकाल लिया, किस पर, ए बी पर अभी निकालेंगे, और ए बी लाइन का उसने आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है।
ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन उसने आपको दे दिया है, क्या बोला है कि उसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। पढ़िए हेडिंग, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट सी डी ऑन ए लाइन ए बी, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन आपको फाइंड आउट है, दिया हुआ है। समझ गए यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी का डायरेक्शन रेशियोज अभी अभी निकाले हैं। एक लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है। अब इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा सी डी का, x2 माइनस x1, क्या करना है, x2 माइनस x1 लेना है, बाय तीनों को जोड़ के स्क्वायर ले लीजिए, बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कॉमा y2 माइनस y1 बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कॉमा z2 माइनस z1 बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही आता था। ए बी सी डी कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय दिस। वही तो किए, ए बी सी लाइन का सी डी लाइन का डायरेक्शन रेशियो था, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो तो क्या करेंगे, इतना अपन तीनों के स्क्वायर के जोड़ के रूट चढ़ा देंगे, फिर y2 माइनस y1 में वही करेंगे, z2 माइनस z1 में भी वही करेंगे। बहुत सही। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी आपका कितना आ गया, x2 माइनस x1 बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये अंडर रूट क्या दिखा रहा है, ए बी सी डी के बीच की दूरी दिखा रहा है। हमने 3D के फर्स्ट लेक्चर में सी डी का एक लाइन सेगमेंट के बीच का दूरी निकाला था, 3D में ही निकाला था, एग्जैक्टली हमें याद है, यही निकाला था, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। इसको लिख सकते हैं सी डी, मतलब सी डी की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कॉमा y2 माइनस y1 बाय भी सी डी हो जाएगा, दूरी है भाई, और z2 माइनस z1 बाय सी डी हो जाएगा। यानी फाइनली आपको सी डी का डायरेक्शन कोसाइन पता हो गया, x2 माइनस x1 बाय सी डी, y2 माइनस y1 बाय सी डी, z2 माइनस z1 बाय सी डी। मतलब सी डी लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइन पता हो गया और ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, एल एम एन होता है, एल एम एन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि नहीं, वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। cos थीटा इक्वल टू L1 कितना है, L1 मतलब क्या, CD का डायरेक्शन कोसाइन कितना आया, x2 माइनस x1 बाय CD, ये L1 हो गया, और L2 इसका डायरेक्शन कोसाइन, L2 बराबर L दे देते हैं, ठीक है, प्लस M कितना है, y2 माइनस y1 बाय CD और इनटू M। अरे L2 के जगह हम M दे दिए, इसका डायरेक्शन कोसाइन पता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन पता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन ये आया, इसको हमने क्या माना, L1 L2 M2 मान लिया, सॉरी L1 M1 N2 मान लिया, और L1 M1 N1 मान लिए, और इसका L2 M2 N2 मान लिया, ठीक है। cos थीटा बराबर इतना आ गया, प्लस Z2 माइनस Z1 बाय CD इंटू N। यहाँ तक आप लिख लिए तो मिटाएंगे थोड़ा सा। चलिए, अब आपका लास्ट ही लास्ट है,
यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर का कितना आ गया, L इंटू x2 माइनस x1 m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1 बाय कितना आ गया CD, एलसीएम हो जाएगा, CD इंटू कॉस थीटा इक्वल टू L इंटू x2 माइनस x1, नीचे लिख लेते हैं, ऊपर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा CD कॉस थीटा इक्वल टू L इंटू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। एक बात बताइए, यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में DCP ट्रायंगल DCP में ध्यान दीजिए कॉस थीटा में चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर कितना आपका आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस यानी CD, CP बाय CD यानी CP इक्वल टू कितना आ जाएगा, CD कॉस थीटा। तो CD कॉस थीटा की जगह हम CP लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो CP इक्वल टू कितना आ गया, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। CP बराबर mn लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, mn बराबर L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1 होगा। mn क्या है, mn जो है CD का प्रोजेक्शन है AB पर, mn को हम लिख सकते हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ CD ऑन AB। अरे mn क्या है, ये जो mn दूरी है वो क्या है, CD का प्रोजेक्शन है AB पर। मानिए CD जब लाइन AB पर गिरेगा तो mn पर ही तो गिरेगा, mn ही पर तो गिरेगा, ये जो ऐसे गिरेगा तो ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन निकालने का ही फॉर्मूला होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। आज यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो से जितना संबंधित बात था हमने खत्म कर दिया। एक बार इसको समझ लिए, फिर से नोट करना कर लीजिए। चलिए बहुत सही। एक बात आपको आज समझ लेना है, ध्यान दीजिए बात पर। मान लीजिए कि कोई लाइन AB है, ठीक है, यही चीज बता रहे हैं। इस लाइन का यदि डायरेक्शन कोसाइन आपको क्या है, LMN है, ठीक है, और कोई लाइन CD है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इसका x2 y2 z2 है, ठीक है। अब आपसे पूछे CD का प्रोजेक्शन चाहिए AB पर, आपसे क्या पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ CD ऑन AB, CD का प्रोजेक्शन चाहिए AB पर, तो आप तुरंत क्या लिख देंगे, फॉर्मूला में L इंटू x2 माइनस x1, ये L लिखना है और x2 माइनस x1 कर देना है, फिर ये प्लस, फिर M लिखना है, फिर y2 माइनस y1 कर देना, y2 माइनस y1, फिर n लिखना है और फिर z2 माइनस z1 कर देंगे। ये आ जाएगा डायरेक्ट, ये फार्मूला है। फार्मूला कहाँ से आया, हमने प्रूफ करके दिखाया। तो फाइनली हमने यार डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित जितना बात था उसको हमने खत्म कर दिया, पूरा तरह से खत्म कर दिया। आगे हम लोग 3D में स्ट्रेट लाइन पर पढ़ेंगे आगे। तो कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।